हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 32 है और ये मैग्नेटिज्म का पार्ट 5 है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको वहाँ पर कुछ पिक्चर भी बताई थी बेटा, उससे आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। तो देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। गुण का मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टीज से है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। जैसे चैप्टर नंबर 1 में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म पढ़े थे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सेम उसी तरह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़ेंगे। ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। इसका जो प्रश्न बनता है वो इस तरह से बनता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित करिए तथा कोई दो गुण लिखिए। तो आप यहाँ पर मैं आपको 5-6 गुण बताऊंगा, आपको उनको याद करना है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर से तो आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है बेटा। एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला जो गुण है इसका वो ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, यह काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब होता है इमेजिनरी, ठीक है, हमें नजर नहीं आती है। यह काल्पनिक बंद वक्र के रूप में, यह काल्पनिक बंद वक्र के रूप में होती है, के रूप में होती है। यानी ये क्लोज लूप बनाएगा। किस तरह से आपको पता ही होगा बेटा, ये कोई क्षण चुंबक है, ये इसका एन पोल है और ये इसका एस पोल है, यानी ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो ये बंद वक्र के रूप में बनाती है इस तरह से। यानी अगर ये भी होगा तो घूम के ये भी कैसा बनाएगा, ये बंद लूप ही बनाएगी इस तरह से। सेकंड गुण है इसका, यानी पहला गुण तो क्या ध्यान रखना है आपको, ये काल्पनिक होती है, काल्पनिक बंद वक्र के रूप में होती है। ये काल्पनिक शब्द आपको ध्यान रखना होगा, काल्पनिक बंद वक्र के रूप में होती है। वहां पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती थी वो बेटा पॉजिटिव से निकलती थी और इनफाइनाइट तक ट्रेवल करती थी, और इनफाइनाइट से स्टार्ट होके नेगेटिव तक ट्रेवल करती थी। तो यहाँ वहां पर खुला वक्र होता था और यहाँ पर बंद वक्र होगा। वहां पर ओपन सरफेस, ओपन, और यहाँ पर क्लोज सरफेस, ठीक है बेटे। सेकंड पॉइंट है बंद वक्र के या चुंबक के बाहर, पहले ये वाला लिख लेते हैं। चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर इसकी दिशा, चुंबक के बाहर इसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, की ओर होती है। जबकि चुंबक के अंदर, जबकि चुंबक के अंदर इसकी दिशा, इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अब देखिए, कुछ बच्चे इसको रटेंगे, लेकिन रटोगे तो आप भूल जाओगे। अगर आप समझ के इसको याद करोगे तो आपको इजीली हमेशा याद रहेगा। तो बेटे देखिए, चुंबक के बाहर इसकी दिशा, क्या लिखा मैंने, इसकी दिशा उत्तरी ध्रुव यानी एन से एस की ओर होती है। यानी चुंबक के बाहर इसकी दिशा एन टू एस होती है और चुंबक के अंदर इसकी दिशा एस टू एन होती है। ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो दो गुण हो गए इसके। ये काल्पनिक बंद वक्र के रूप में होती है, चुंबक के बाहर इसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, जबकि चुंबक के अंदर इसकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इसको आप इस तरह से भी ध्यान रखिएगा, एक बॉक्स में लिख लीजिएगा। चुंबक के अंदर, अंदर S2N और बाहर N2S, इस तरह से ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट देखिए बेटे, इस तरफ कर देता हूं मैं। वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो नोट कर लीजिए, या फिर जब मैं पीडीएफ सेंड करूंगा आपको तब आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है बंद वक्र के किसी बिंदु पर, बंद वक्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, बंद वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर
चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर से डिनोट किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। कल बताया था बेटा मैंने आपको, कंपास लेते हैं, कंपास की जो निडल होती है वो क्या शो करती है, निडल की जो डायरेक्शन होती है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये कोई चुंबक, इससे ये बल रेखा निकल रही है इस तरह से। आपने यहाँ पर देखा तो क्या लिखा, बंद वक्र किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस पॉइंट पर आपने स्पर्श रेखा खींची, ये स्पर्श रेखा इस तरह से होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से वक्र जा रहा है, तो इस स्पर्श रेखा की ये जो डायरेक्शन आ रही है, जो निडल ये शो कर रहा है, जैसे निडल यहाँ पर इस तरह से शो कर रहा है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो निडल की डायरेक्शन इस तरह से होगी, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है किस चीज को डिनोट करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। अगर ये ए पॉइंट है तो ये बी हो जाएगा, अगर ये बी पॉइंट है, ये अगर बी पॉइंट हुआ तो ये बी आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स है और ये बी का मतलब है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर बेटा ये पॉइंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बंद वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्थान पर या उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए, ये चौथा पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। प्रश्न इसका ऐसा आता है कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती, ठीक है। तो चौथा पॉइंट आपको वैसे भी ध्यान रखना है और प्रश्न के रूप में भी ध्यान रखना है। तो बच्चों देखिए, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगर वो काटेगी, सपोज कीजिए काट लिया, तो एक ही स्थान पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी। देखिए कैसे, ये पहले ही बताया बेटा मैंने आपको। तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट एक बार तैयार होता है, अगर आप एक बार समझ गए तो आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप एक बार देखिए, इस कर्व एक के लिए आप इस तरह से स्पर्श रेखा खींचोगे और इस कर्व दो के लिए यानी इस वाले वक्र के लिए इस तरह से खींचोगे, तो एक ही बिंदु पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है बेटा। एक ही बिंदु पर एक ही डायरेक्शन होगी। तो दो, चाहे विद्युत क्षेत्र रेखा हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो, ठीक है ना, चाहे विद्युत बल रेखाएं हो चाहे चुंबकीय बल रेखा हो, तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। इसका रीजन भी आपको ध्यान रखना है, क्यों नहीं काटेगी, क्योंकि अगर वो काटेगी तो एक ही स्थान पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी इस तरह से, और एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं संभव नहीं होती, इसलिए नहीं काटती है। आइए इसको लिख लेते हैं, लिखने के बाद आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। चौथा पॉइंट है, दो चुंबकीय बल रेखाएं, अगर ये आपको समझ में आता है तो आप इसको वीडियो को आगे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। पूरी बात को मैं तो यहाँ लिख देता हूँ, पर अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसको आगे बढ़ा लीजिएगा। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। यदि वह काटेगी तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी जो दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी। अब क्या है, तथा एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, इसीलिए ये नहीं काट सकती। तो चाहो तो इस पॉइंट को पूरा याद रखना है या इसको प्रश्न के रूप में याद रखना है कि दो बल रेखाएं क्यों एक दूसरे को नहीं काट सकती, उसका रीजन आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट देखिए बच्चों, इसके मैं आपको 7 पॉइंट लिखाऊंगा, ठीक है। 7 गुण दिखाऊंगा आपको। अभी तक क्या हो गया, एक तो बताया आपको काल्पनिक, ठीक है ना, एक तो पॉइंट बताया कि ये काल्पनिक बंद वक्र के रूप में होती है। एक पॉइंट है कि चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर,
और एक पॉइंट ये वाला बता दिया, और एक पॉइंट आपको बताया था कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से 4 पॉइंट हमने सीख लिए। 5वां पॉइंट देखिए बच्चों, यदि चुंबकीय, एक बात मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देखते जाओगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आती चली जाएगी। फिजिक्स में मेन बात है कि आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर आप रटोगे तो आप कभी भी फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। रट के भले आपके नंबर आ जाएंगे लेकिन वो आपके लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएगा, यानी कि आपने कॉन्सेप्ट तो सीखा ही नहीं, बस केवल आपने नंबर लेकर आ गए। तो नंबर लाना कभी भी मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद होना चाहिए आपको सब्जेक्ट समझ में आए। सब्जेक्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम दोगे। टाइम देने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको वीडियो को देखना है, अच्छे से वीडियो को देखना है, उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को समझिए। चीज़ों को मैं इस तरह से समझा रहा हूँ जैसे कि क्लास में मेरे लिए आप जैसे क्लास में ही बैठे हो, मेरे सामने आप बैठे हो, मैं इस तरह से मान के चल रहा हूँ। तो बेटा आप भी यही फील करें कि सर हमारे सामने है, तो आप इसको थोड़ा सिंसियर होके, थोड़ा सा अपने करियर के प्रति अवेयर होके पढ़िए बेटा। ऐसे नहीं कि मस्ती में आप चल रहा है, हाँ सर पढ़ा रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल नहीं, ये आपके लिए ही नुकसान रहेगा। तो देखिए बेटा 5वां पॉइंट, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास हो, पास पास का मतलब होता है कि सघनता ज्यादा है, ठीक है बेटा। जैसे अभी ये दोनों पास पास है और अभी ये दूर दूर है, तो जब यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास हो अर्थात वे बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघनता के रूप में हो। सघन तो समझ में आ गया ना, एक तो होता है सघन और एक होता है विरल। सघन का मतलब होता है पास पास और विरल का मतलब होता है दूर दूर। सघनता के रूप में हो तो वहां तीव्रता का मतलब होता है इंटेंसिटी, ठीक है ना, इंग्लिश में इंटेंसिटी बोलते हैं। तो वहां तीव्रता, आप इसको वैल्यू से भी समझ सकते हो, तो वहां तीव्रता अधिक होगी। अगर तीव्रता नहीं समझ में आई तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि सपोज कीजिए आपके पास में एक बल्ब है, ठीक है बेटा, एक बल्ब है जिसका वैल्यू है 40 वॉट और एक और बल्ब है जिसकी वैल्यू है 100 वॉट, ठीक है। 40 वॉट का क्या होगा, 40 जूल पर सेकेंड, और 100 वाट का 100 जूल पर सेकेंड। अगर आपसे पूछी जाए कि किसकी तीव्रता ज्यादा है तो बेटे वैल्यू किसकी ज्यादा है, 100, यानी 100 जूल पर सेकेंड है, 40 जूल पर सेकेंड है, तो इसकी तीव्रता ज्यादा होगी। तीव्रता को आप चमक से भी समझ सकते हो, इसकी चमक ज्यादा रहेगी। 100 वाट का बल्ब है तो इसकी चमक ज्यादा होगी। तो बेटे तीव्रता बात समझ में आ गई होगी आपको कि वैल्यू से मतलब होता है कि कहाँ पर बल ज्यादा लग रहा है, कहाँ पर बल कम लग रहा है, उससे भी आपको समझ में आएगा। तो वहां तीव्रता अधिक होगी। इसी प्रकार जहां क्षेत्र रेखाएं, अभी मैं आपको एक डायग्राम में बता के बताऊंगा। इसी प्रकार जहां क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो वहां तीव्रता कम होगी। तो बच्चों पिक्चर से आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ। ये कोई क्षण चुंबक, एन पोल या एस पोल, यहाँ से बल रेखाएं निकल रही है इस तरह से, ये बल रेखा है इस तरह से निकल रही है, ठीक है बच्चों। ये बल रेखा है, ये बल रेखा इस तरह से जाके ये वक्र पूरा एक सर्किल बना रही है। अगर आप यहाँ पर देखो 3 पॉइंट मैंने डिनोट कर लिया। यहाँ पर ये पॉइंट है ए, यहाँ पर पॉइंट है बी और यहाँ पर पॉइंट है सी। तो अगर आप ए पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पर बल रेखा है पास पास है, इस बिंदु पर बल रेखा है पास पास है, तो तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। बी पॉइंट पर आप देखोगे तो बल रेखा है थोड़ी दूर दूर हो गई तो तीव्रता कम हो गई। सी पॉइंट पे और ज्यादा दूर हो गई तो तीव्रता और कम हो गई। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर एक कोई लोहे का टुकड़ा रखूंगा ए बिंदु पर तो वो जल्दी से आकर्षित होगा, बी पे रखूंगा थोड़ा कम होगा, सी पे बिल्कुल कम होगा। यानी बल का मान कहाँ अधिक होगा, जहां पर तीव्रता ज्यादा होगी। क्लियर है बेटा।
तो यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास हो अर्थात वे बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघनता के रूप में हो वहां तीव्रता अधिक होती है। तीव्रता अधिक होगी तो बल भी ज्यादा लगेगा। इसी प्रकार जहां क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो वहां तीव्रता कम होगी। डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला पॉइंट देखिए बेटे, सेम वैसा ही है जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, कोई नई बातें नहीं है। 6th पॉइंट है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र को समरूप चुंबकीय क्षेत्र को समांतर बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समांतर बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इसके प्रत्येक, अब इसका भी डायग्राम बनाऊंगा बेटा, तथा इनके प्रत्येक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा एक समान होती है। तो बेटा देखिए, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र भी दो प्रकार का होगा, एक होगा समरूप चुंबकीय क्षेत्र और एक होगा असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। नाम से ही समझ में आ रहा है, समरूप यानी इसका प्रत्येक स्थान पर रूप एक समान हो। रूप से मेरा मतलब है यहाँ पर प्रत्येक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, ठीक है ना, जो इसकी वैल्यू है वो एक समान हो और उसकी दिशा एक समान हो, उसे कहा जाएगा समरूप चुंबकीय क्षेत्र। असमरूप चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक स्थान पर, इससे पहले का जो डायग्राम बनाया था वही था कि ए पॉइंट पर अलग आ रहा है, बी पॉइंट पर अलग आ रहा है, सी पॉइंट पर अलग आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। अब समरूप को डिनोट कैसे करेंगे, तो समरूप को हमेशा समांतर बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये समांतर बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या चीज है, इसके चाहे इस पॉइंट पे देखिए, चाहे इस पॉइंट पे देखिए, चाहे इस पॉइंट पे देखिए, कहीं पर भी देख लीजिए, प्रत्येक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा सब एक समान होंगे। दिशा भी बेटा इधर है और वैल्यू भी यहाँ पर एक समान होगी। अब बनता कैसे है, तो ये आपको चैप्टर नंबर 7 में एक टॉपिक आता है परिनालिका, वहां पर आपको सिखाया जाएगा। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 7 क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, वहां पर आपको डिटेल से समझाया जाएगा परिनालिका में कैसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तब तक आपको ध्यान रखना है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र को समांतर बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा लॉजिकली आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो आप देखिए। अब मैंने यहाँ पर कोई एक ऐसा छड़ चुंबक रख दिया या ऐसा कोई लोहे का टुकड़ा रख दिया या कोई भी चुंबक यहाँ रख दिया जिसका ध्रुव सामर्थ्य है m। तो बेटा क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इस पर बल किधर लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव हुआ तो इस पर बल किधर लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। सर ये बात कैसे, देखिए ये कैसे समझ में आएगी। अगर आपको ध्यान है चैप्टर नंबर 1 में समरूप विद्युत क्षेत्र, तो धनात्मक आवेश पर बल लगता था विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणात्मक आवेश पर बल लगता था विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। धनात्मक से मेरा मतलब यहाँ पर उत्तरी ध्रुव से है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य पॉजिटिव होता है और दक्षिणी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य नेगेटिव होता है बच्चों। तो बच्चों क्या ध्यान रखना है आपको कि उत्तरी ध्रुव पर बल समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसे ध्यान रखना, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव पर बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगता है और दक्षिणी ध्रुव पर बल चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। क्लियर है। अब गजब की बात यहाँ पर यह है कि ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि चुंबक के जो दोनों ध्रुव होते हैं ये युग्म के रूप में होते हैं। तो बेटा ये युग्म के रूप में रहेंगे, ये यहाँ पर समझाने के लिए अच्छा था। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से होगा कि आपने कोई छड़ चुंबक यहाँ रखी, ठीक है, यहाँ कोई छड़ चुंबक रख दिया आपने, ये छड़ चुंबक रखी इस तरह से। अगर ये उत्तरी ध्रुव है, ये N है और ये S है,
उत्तरी ध्रुव का मतलब है पॉजिटिव, तो इस पर बल लगेगा इस दिशा में, और नेगेटिव है ये एस है तो इस पर बल लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों बल परिमाण में बराबर है और दिशा में परस्पर विपरीत है, तो परिणामी बल 0 आ जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल यहाँ पर फोर्स लग रहा है। क्लियर है मेरी बात? अभी फिलहाल इसको ये बात ध्यान रखिए, आपको समरूप चुंबकीय क्षेत्र को समांतर बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इसके प्रत्येक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा एक समान होता है। अगला पॉइंट आता है बेटा, इसको मैं थोड़ी देर बाद और डिस्कस करूंगा और समझाऊंगा इसको, तब तक आप ये वाला पॉइंट सीख लीजिए। उदासीन बिंदु किसे कहा जाता है? तो आइए, उदासीन बिंदु ये 7वां पॉइंट है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूं उदासीन बिंदु। नाम से समझ में आ रहा है उदासीन, न्यूट्रल, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल का मतलब होता है कि ऐसे पॉइंट जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाए, यानी वहां पर आके कोई बल ना लगे। बेटा तो कल अगर आप कल के वीडियो में जब मैंने आपको 4-5 डायग्राम बताए थे, तो वहां पर देखिए, वहां पर आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा समझा देता हूँ आपको। जो मैंने आपको पिक्चर बताई थी ना 4-5 डायग्राम के, कंपास के, उसके बाद में, तो देखिए ये था एक क्षण चुंबक N और ये S, इसी प्रकार एक क्षण चुंबक यहाँ पे रखी हुई थी N और S। ठीक है बेटा, ये N है तो प्रतिकर्षण की वजह से ये पास तो आएंगे नहीं, अगर अपोजिट होता S इधर होता तो ये आकर्षित होकर चिपक जाते हैं। अब N का बेटा कैसे बनाया था वक्र? इस तरह से वक्र बना हुआ था, ध्यान दीजिएगा, वहां पर एक बार और देख लीजिएगा। इसी प्रकार से इसका भी वक्र इस तरह से बन रहा था। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या था कि एक यहां पर अगर आप देखोगे डायग्राम में, देखिएगा आप इस पॉइंट पर, यानी इस रीजन में, इस क्षेत्र में जहां पर मैंने रेड से बनाया ना, इस रीजन में कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं पहुंच पाती, तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? न्यूट्रल पॉइंट। यानी इसके प्रत्येक बिंदु को उदासीन बिंदु कहा जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र की रेखा नहीं पहुंच पा रही है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं नहीं पहुंच पा रही है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? 0 होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको उदासीन बिंदु कहा जाएगा। एक बार ये डायग्राम दोबारा से देख लेना बेटा, कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो एक पिक्चर बताई थी, 3-4 पिक्चर बताई होगी, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आइए तो इसको पहले परिभाषित कर देते हैं उदासीन बिंदु को। उदासीन बिंदु में लिखेंगे, यदि किन्हीं दो चुंबकों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किन्हीं बिंदुओं पर कोई बल रेखाएं नहीं हो तो उन बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय बल 0 होगा। परिणामी चुंबकीय बल 0 होगा। ऐसे बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। ऐसे बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। क्लियर बेटा? डायग्राम देखिएगा, यहाँ पर ये N और ये S, यहाँ पर भी ये N और ये S। इसका जो बल रेखा बनेगी वो इस तरह से बनेगी, इसकी बल रेखा बनेगी वो इस तरह से बनेगी, कुछ बल रेखा इस तरह से। ठीक है, अब ये वाला जो क्षेत्र आ रहा है, इसे कहा जाएगा उदासीन क्षेत्र या उदासीन बिंदु। उदासीन क्षेत्र या उदासीन बिंदु। क्लियर बेटा? इसको नोट कीजिएगा। आइए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे बी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें आप ध्यान रखना कि इसकी जब परिभाषा पूछी जाएगी वो है बल के रूप में।
डेफिनेशन है वो बल के रूप में है। तो देखिए एक बार मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में जो आपने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। वहां पर आपने लिखा था ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। वहां पर डायग्राम कैसे बना था कि जैसे मान लीजिए कोई आवेश था क्यू आवेश, उसके चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र था जिसे कहा जाता था विद्युत क्षेत्र। उस विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश रखा गया था। ये परीक्षण आवेश है, ये ऑब्जर्वेशन चार्ज है, यानी ये यह परीक्षण देता है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है या नहीं है। तो परीक्षण किस प्रकार से होगा कि जैसे ही इसको रखेंगे, अगर इस पे बल लगा तो विद्युत क्षेत्र है, और अगर बल नहीं लगा तो विद्युत क्षेत्र नहीं है। यानी इसने हमको ऑब्जर्व करके बताया। क्लियर है बेटे? अब देखिए, तो वहां पर जो इस पे ये बल लगा बेटा, इस पे ये बल लगा एफ वेक्टर, और ये जो विद्युत क्षेत्र है ये है ई वेक्टर। तो बेटा इसकी फॉर्मूला क्या आया था? ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। सेम इसी तरह से कॉन्सेप्ट है कि ये कोई क्षण चुंबक है, इसके चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र है। उस अदृश्य क्षेत्र में हमने कोई एक एकांक ध्रुव सामर्थ्य, वेरी इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दीजिएगा। अब इसको मैं डेफिनेशन लिखूंगा भी सही, पर पहले समझिए इसको। एकांक ध्रुव सामर्थ्य, एकांक ध्रुव सामर्थ्य, एकांक ध्रुव सामर्थ्य का मतलब क्या हो गया? एम नॉट इज इक्वल टू 1। क्लियर है? और इसका ये उत्तरी ध्रुव, पॉजिटिव किसका होता है? उत्तरी ध्रुव का होता है। तो बच्चों देखिए, किसी क्षण चुंबक के पास में हमने एकांक ध्रुव सामर्थ्य यानी एम नॉट इज इक्वल टू +1 का उत्तरी ध्रुव रखा। तो बेटा क्या होगा? ये भी उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव, तो बल लगेगा। ये बल ये बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो बेटा यहाँ से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या आएगी? लगने वाला बल बटे एम नॉट। क्लियर है मेरी बात? सेम इस तरह से फॉर्मूला है। जैसे वहां पर आता था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, तो यहाँ पर E की जगह क्या है? E वहां पर होता था विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र। F होता था वहां पर विद्युत बल, यहाँ पर होगा चुंबकीय बल। वहां पर क्यू नॉट होता परीक्षण आवेश, यहाँ पर यह है परीक्षण एकांक ध्रुव सामर्थ्य। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो काम वहां पर आवेश करता था वही काम यहाँ पर ध्रुव सामर्थ्य करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बेटे देखते हैं यहाँ पर, तो आपको इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो हमेशा ऐसे ध्यान रखना है, B इक्वल टू एफ अपॉन एम होता है, लगने वाला बल अपॉन ध्रुव सामर्थ्य का अनुपात, यानी चुंबकीय बल और ध्रुव सामर्थ्य का अनुपात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। दोबारा देखिए, चुंबकीय बल और ध्रुव सामर्थ्य का अनुपात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बल के रूप में, यहाँ पर लिख रखा है बल के रूप में, इसको ब्रैकेट में लिख लो। ये प्रश्न ऐसा आएगा, बल के रूप में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। तो डेफिनेशन है इसकी, क्षण चुंबक के कारण यदि उत्तरी ध्रुव पर लग रहा, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव नहीं है, ये चुंबक का है, किसी चुंबक का है। क्षण चुंबक के कारण यदि उत्तरी ध्रुव पर लग रहा बल F हो, वह इसका ध्रुव सामर्थ्य यानी इस उत्तरी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य m नॉट हो। O इसलिए लिखा जाता है, O का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, परीक्षण, तो इसलिए O लिखा जाता है। m नॉट हो तो चुंबकीय क्षेत्र की B इज इक्वल टू एफ अपॉन एम नॉट होगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? अब देखिए यहाँ पर इस टाइप को डाल के, यदि एम नॉट बराबर 1 हो, एम नॉट बराबर 1 का मतलब क्या है बेटा? एकांक, एक का मतलब होता है एकांक ध्रुव सामर्थ्य का उत्तरी ध्रुव, अगर पॉजिटिव है तो उत्तरी ध्रुव है और नेगेटिव है तो दक्षिण ध्रुव है।
यदि एम नॉट बराबर 1 हो तो बी वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन 1, यहाँ पर हमने 1 रखा तो बी वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर आ गया हमारे पास में, बी वेक्टर इज इक्वल टू एफ आ चुका। ठीक है बेटा, मैथमेटिकली कैलकुलेशन से। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में रखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक ध्रुव सामर्थ्य के उत्तरी ध्रुव पर एकांक, देखिए अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक ध्रुव सामर्थ्य के, एक का मतलब यहाँ पर एकांक के, एकांक ध्रुव सामर्थ्य के उत्तरी ध्रुव पर लग रहा चुंबकीय बल कॉमा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होगा, अब इसको एक बार और समझ लेते हैं, एक बार फिर इसको समझ लेता हूँ। फॉर्मूला आ गया B इज इक्वल टू एफ अपॉन एम नॉट, अगर ये आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आपको E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट आता था, तो यहाँ पर B वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन एम नॉट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, यानी जिस तरह से वहां पर विद्युत क्षेत्र को E वेक्टर से लिखते थे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को B वेक्टर से लिखा जाएगा, बल को हमेशा F से ही लिखा जाता है, वहां पर जो काम वहां पर आवेश करता था वही काम यहाँ पर ध्रुव सामर्थ्य करेगा, यानी लगने वाला बल अपॉन कितना ध्रुव सामर्थ्य है इसका अनुपात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होगा। अब अगर जो ध्रुव सामर्थ्य रखा हुआ है अगर उसका मान ही 1 होगा तो एकांक ध्रुव सामर्थ्य का उत्तरी ध्रुव अगर रख दिया तो क्या हुआ, B इज इक्वल टू एफ अपॉन 1, B इज इक्वल टू एफ, अर्थात यहाँ से बात देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको ये स्टेटमेंट लिख कर आना होगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में रखे, कोई चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए कि इस क्षण चुंबक के चारों ओर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक ध्रुव सामर्थ्य, आपने ये कोई एक छोटी सी क्षण चुंबक लेकर आए जिसका ध्रुव सामर्थ्य था 1, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक ध्रुव सामर्थ्य के उत्तरी ध्रुव, इसका आपने उत्तरी ध्रुव इसके पास रखा, उत्तरी ध्रुव के पास रखा, पर लग रहा चुंबकीय बल, इस पे जितना बल लगेगा उसका परिमाण चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के परिमाण के तुल्य होगा। बेटा ये डेफिनेशन इसी प्रकार से लिखी जाती है, जैसे छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा चाल की परिभाषा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो वहां पर ऐसे लिखा जाता था एकांक समय में, समय की जगह 1 लिख दिया जाता था, तो एकांक समय में तय की गई, यानी 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस तय करी, अगर आपने 10 मीटर की डिस्टेंस तय करी तो 10 मीटर पर सेकंड उसकी चाल हो जाएगी। क्लियर है बेटा, यानी 1 अगर यहाँ कर दोगे तो चाल बराबर दूरी, यानी जितनी दूरी चली वही यहाँ पर चाल हो जाएगी, तो यही यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक ध्रुव सामर्थ्य के उत्तरी ध्रुव पर लग रहा चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होगा। ये पूरा आपको लिखना है अपनी कॉपी में, इसको लिख लीजिएगा। अब मैं इसकी मात्रक और विमा के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए बेटा, अब इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और इसकी विमा, ये आपको यहाँ हेडिंग लिख लीजिएगा, बी वेक्टर। जब भी मैं बी वेक्टर लिखूं इसका मतलब होगा चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है बेटा, तो बी वेक्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक व विमा। अब देखिए इधर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक व विमा, तो मात्रक निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो अभी हमने पढ़ा, चूंकि बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन एम। आप चाहो तो एम लिखिए, चाहो तो एम नॉट लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम नॉट इसलिए लिखा जाता है ऑब्जर्वेशन चार्ज है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है, ध्रुव सामर्थ्य है, इसलिए एम नॉट लिखो, चाहो तो आप एम लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, चुंबकीय बल बटे ध्रुव सामर्थ्य। तो बच्चों देखिए, मात्रक हमें इसका निकालना है, इसके मात्रक की बात कर रहा हूँ, तो कैसे निकलेगा, पहले बल का मात्रक पता होना चाहिए जो होता है न्यूटन, और पोल स्ट्रेंथ ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक होता है एम्पियर इनटू मीटर। क्लियर है, तो ये हो गया इसका मात्रक। विमा की बात कर लेते हैं, विमा न्यूटन की विमा, बल की विमा m1 L1
टी माइनस टू। एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर की विमा A1 और मीटर की विमा L1। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए इसको। तो M1 L1 ये भी है और L1 ये भी है, तो कट जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा L0। तो M1 L0 T माइनस टू A माइनस 1, ये इसकी विमा आ गई। क्लियर है बेटे? अब देखो यहाँ पर हुआ क्या कि ये मात्रक तो चलो यहाँ से फॉर्मूले से आ गया, ये तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको यहाँ से निकल जाएगा। अब कुछ मात्रक इसके ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो बेटा देखिए 11th क्लास में जब आप मात्रक विमा पढ़ते थे तो आपको ऐसा बताया गया होगा F इजिकल टू होता है M इंटू ए, यानी बल इजिकल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो अगर आप इसका मात्रक निकालते थे तो बेटा इसका एमकेएस मात्रक कैसे आता था, m का मात्रक यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन मात्रक क्या छोटे होने चाहिए, वहां पर ये बताया गया होगा आपको। तो इसको 1 न्यूटन के बराबर मान लिया गया। न्यूटन साइंटिस्ट था, उसके नाम के सम्मान के आधार पर बल का मात्रक न्यूटन माना गया। यानी ये भी इसका मात्रक है, ये इसका एमकेएस मात्रक है और ये इसका एसआई मात्रक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा। तो देखिए बेटा, क्योंकि अब जो भी मात्रक लिखूंगा तो उसका थोड़ा सा आपको पिक्चर बता दी मैंने कि हाँ जो मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल सही है, वो कहीं ना कहीं से आएगा। देखिए चैप्टर नंबर 7 में, यानी इससे पहले जो चैप्टर होगा वो आप पढ़ोगे, क्लास में पढ़ोगे, थोड़ा बड़ा चैप्टर है वो और बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, चुंबकीय मतलब धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट रहेगा। उसको आप क्लास में पढ़ोगे तो वहां पर आप इसका एक मात्रक पढ़ोगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब तक आप चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ लेते हो। तो इसका एक मात्रक होता है बी वेक्टर का, बी यानी चुंबकीय क्षेत्र। ये तब तक बेटा आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र। इसका मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये वेबर लिखा है मैंने, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, वेबर नाम था ये, अपॉन मीटर का स्क्वायर। ठीक है? तो एक मात्रक होता है एक मात्रक तो ये है ही, ये आप लिखकर आ सकते हो, लेकिन थोड़ा बड़ा ही है। फिर इसको थोड़ा कन्वर्ट करके देखा तो एक मात्रक होगा इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर, और वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 टेस्ला। 1 टेस्ला, ठीक है ना? इस 1 टेस्ला को 1 कैपिटल टी लिखा जाता है। जैसे न्यूटन को कैपिटल एन लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाता है, कैपिटल टी। क्लियर है बेटा? मैं हिंदी में लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन हिंदी में जो लिख रहा हूँ ना, इसको आप हिंदी में मत लिख देना, एग्जाम में आप हिंदी में लिख कर आ जाओ। इसको आपको इस तरह से लिखना है 1 टी। तो यानी फिजिक्स में कभी भी कैपिटल टी आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, हम टेस्ला की बात कर रहे हैं। तो बेटा इसका ऐसा ही मात्रक, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस तरह अपन डालकर, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, बी वेक्टर का मात्रक। तो अभी तीनों बातें ध्यान रखना, कौन कौन सी। एक मात्रक होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ये भी बराबर होता है किसके, वेबर पर मीटर स्क्वायर के, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर के। ये आपको, ये वाली चीज आपको चैप्टर नंबर 7 में डिटेल से पढ़ लोगे, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन तब तक आप इसको ध्यान रखना। और वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 टेस्ला के, 1 टेस्ला के। तो ये हो गया इसका एसआई मात्रक। आपको इसका सीजीएस मात्रक भी ध्यान रखना पड़ेगा, किसका, बी वेक्टर का। ऐसे विमा में तो कोई दिक्कत नहीं आती, विमा तो हमेशा एक ही रहेगी। मात्रक इसके न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर भी होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होगा और 1 टेस्ला भी होगा। अच्छा, इसका सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है बेटा, देखिए मैं एक ही लिखता हूँ पर सीजीएस मात्रक आपको एक ही ध्यान रखना है, गाउस। आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हो, गाउस के अनुप्रयोग, वो ये GAUSS, और इसे आपको शॉर्ट में कैपिटल जी लिखना है। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है, उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला और चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गाउस, जिसे आप कैपिटल जी लिखेंगे। अब इन दोनों में एक संबंध होता है, ये ध्यान रखना, 1 टेस्ला इज इक्वल टू, जैसे
दूरी का मात्रक मीटर होता है और दूरी का मात्रक सेंटीमीटर भी होता है, लेकिन सेंटीमीटर सीजीएस मात्रक है। तो 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर, कन्वर्जन है इसका। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गाउस। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। दोबारा एक बार समझा देता हूँ मैं आपको। हम पढ़ रहे हैं बी वेक्टर का मात्रक व विमा। तो फॉर्मूले से एक मात्रक निकल कर आया न्यूटन पर एम्पेयर इंटू मीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके बराबर होगा, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। मीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का मात्रक। तो आप जब इसका चुंबकीय फ्लक्स पढ़ोगे, जैसे आपने विद्युत फ्लक्स पढ़ा है ना, वैसे यहाँ पर आप चुंबकीय फ्लक्स पढ़ोगे। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा आपने फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो ऐसे यहाँ पर पढ़ोगे आप फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है बेटा, वहां से आ जाएगा ये। जब बी का निकालोगे तो ये वेबर और ये मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 7 में आप डिटेल से पढ़ोगे, तब तक आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको मैं आपको कर देता हूँ। तो एक मात्रक तो हो गया न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, एक मात्रक हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, और वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है टेस्ला के बराबर, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर होता है, वैसे ये कहानी है। फिर इसका सीजीएस मात्रक होता है गाउस, जिसे कैपिटल जी लिखा जाता है, और 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गाउस। क्लियर है बेटे। और इसकी विमा है ये m1 L0 T-2 A-1। तो बेटे आज का टॉपिक यही खत्म होता है। आप इसको अच्छे से एक बार वीडियो को अच्छे से आपने देखा है, आपको पूरी बात समझ में आई। कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।